श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी को 14 आवेदनों पर 4 सेवायतों के नामों की घोषणा करनी थी, मगर कमेटी 4 घंटों की बैठक के बाद भी फैसले पर नहीं पहुंची। कमेटी को 2 राजभोग समूह एवं 2 शयन भोग समूह की सेवायतों का नाम बताना था, जो कि अभी भी विचाराधीन है। इतना ही नहीं, इस बैठक में गोस्वामी एफिडेविट लेकर पहुंचे थे, जिन्हें कमेटी ने लेने से मना कर दिया, जिससे गोस्वामी भी नाराज हो गए और कमेटी की बातों से 50-50% सहमत और असहमत नजर आए। इस बैठक में मंदिर के संचालन और दर्शनार्थियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गोस्वामी समाज के 10 प्रमुख लोग शामिल थे। यह बैठक विशेष रूप से मंदिर के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। जस्टिस अशोक कुमार ने कहा कि बांके बिहारी के दर्शनार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था करना हमारा प्रयास है। समिति का मुख्य लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। देखिए, जिस तरीके से हाई कमान कमेटी लगातार कॉरिडोर को लेकर और साथ ही साथ बांके बिहारी मंदिर को लेकर जिस तरीके से गठित की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मुद्दा चल रहा है कॉरिडोर का और बांके बिहारी मंदिर का, तो आज हाई कमान के द्वारा एक पूरी जो है कमेटी गठित की गई है। साथ साथ परसों हमने देखा था, 2 दिन पहले एक बैठक की गई थी, जिसमें खुद अशोक मिश्रा सेवानिवृत्त जज हैं, जिनके द्वारा उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 दिन बाद एक बैठक फिर दोबारा से आयोजित की जाएगी। बिल्कुल वही चीज़ आज हमें देखने को मिली। एक बैठक यहाँ आयोजित की गई कलेक्ट्रेट सभागार में, और साथ ही साथ गोस्वामी समाज पूरा यहाँ पर पहुँचा हुआ था, क्योंकि लगातार अब चीज़ों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि गोस्वामी समाज की लगातार मांग थी कि उनको सुना जाए। तो आज सुनने का मौका उनको जो है वो दिया गया, उनकी बातों को रखने का मौका दिया गया। साथ ही साथ कई सारी चीज़ों पर जो है विचार विमर्श भी किया गया। इसके साथ साथ जब हमने उनसे बातचीत की तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि कई ऐसे विषय थे, क्योंकि 50-50 का जो एक आकलन जो है वो लगाया गया। उन्होंने कहा कि 50-50 बातें उनके हिसाब की थी और 50% बातें जो हैं उनके हिसाब की नहीं थी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। साथ ही साथ जज साहब का क्या कुछ कहना है इस पूरे बैठक को लेकर और गोस्वामी समाज का क्या कुछ कहना है, वो आप सुन लीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आज जो गोस्वामी बंधुओं को समिति के सम्मुख उपस्थिति हेतु पूर्व में ही एक उन्हें पत्र प्रेषित किया गया था। पुनः उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी सभी लोगों को संपर्क करने का प्रयास किया गया। कुल 14 एप्लीकेशंस आई गोस्वामी बंधुओं की। उनमें से 2 बंधुओं ने 2 एप्लीकेशन दी, तो इस तरह 12 हुई, और 12 में आज उपस्थिति 10 लोगों की थी। 2 लोग आज अनुपस्थित थे जिनकी एप्लीकेशंस आई थी। एक शायद वो मथुरा से बाहर थे, और दूसरे के संबंध में बताया गया, जैसा उनसे वार्ता करके ज्ञात हुआ, कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एनीहाउ कुल मिला के 10 लोगों ने आज के इस समिति के सम्मुख अपने पक्ष को रखा, बड़े विस्तार से चर्चा की, बिंदुवार उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए समिति द्वारा, जिस पर उन्होंने अपने अपने विचार दिए। विचारों का अंततोगत्वा जो हम लोग मीटिंग करेंगे, जो पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो लोग नामित हैं सदस्यगण, अब हम उन पे विचार करेंगे। जो उनके द्वारा अपने कथन कहे गए हैं उनको नोट किया गया है, और विचार करने मंथन करने के उपरांत जैसा दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है कि 2 शयन भोग और 2 राजभोग, अर्थात कुल 4 गोस्वामी बंधुओं को भी समिति का सदस्य नामित किया जाएगा, जिसका भार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेरे अध्यक्ष के ऊपर डाला गया है, जिस संबंध में सब निर्णय करना है। और उन सभी गोस्वामी बंधुओं को सूचित किया गया है, अभी जब वो उपस्थित थे, कि 2 दिन में उनको सूचित किया जाएगा कि
किन चार लोगों का, किन चार गोस्वामी बंधुओं को चयन किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जो अगली बैठकों में समिति में उपस्थित होंगे और मंदिर पक्ष और मंदिर के गोस्वामियों की ओर से जो भी पक्ष अपेक्षित है वो समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आने वाली प्रक्रिया में उनका सहयोग और उनके द्वारा उल्लिखित तथ्यों को हम लोग संज्ञान में लेके अपना आगे का निर्णय लें और शासन का, प्रशासन का सहयोग, गोस्वामी बंधुओं का सहयोग लेते हुए यथासंभव शीघ्र बिहारी जी की कृपा के अनुसार अच्छे से अच्छा कार्य किए जाने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रणबद्ध हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं और जो भी कार्य होगा वो महाराज बिहारी जी की, ठाकुर जी की कृपा से ही होगा और इसमें किसी प्रकार की अड़चन आने का अब अवसर नहीं है। यह भी कहना उचित होगा कि सन 1939 से लेकर आज 2025 तक व्यवस्था में और व्यवस्था के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के सम्मुख विभिन्न प्रकार के वाद योजित किए जाते रहे और अनायास ही जो अच्छा कार्य पूर्व में ही प्रस्तावित किया गया था, हो सकता था, उसे विलंबित भी किया गया। अब वक्त आ गया है कि हमें बिहारी जी के दर्शनार्थियों के लिए सेवा के भाव से उनके लिए जो सबसे अच्छा से अच्छा उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए उसका प्रयास करना है। शायद इसी निमित्त से यह समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया और हम पूर्ण रूप से इसमें अपना यथावत कार्य आगे जारी रखेंगे। कॉरिडोर को लेकर लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त बातचीत चल रही है, आज भी एक जजों की हाई कमान कमेटी जो है वो यहाँ पर गोस्वामियों के साथ बैठक की गई है। कल खुद पूरी कमेटी वृंदावन गई थी, बाकी बिहारी का निरीक्षण भी किया था। उससे एक दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से एक कलेक्ट्रेट में ही बैठक की गई थी। आज एक बार फिर गोस्वामी समाज के द्वारा गोस्वामी समाज के साथ में एक बैठक की गई है। मेरे साथ में रजत गोस्वामी जी हैं। क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में और किन किन मुद्दों पर बातचीत रही? देखिए, आज सूचना के तहत जो रिटन तौर पर हम लोगों के पास में आई थी कि चूँकि हम लोग पेटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, एज पर जो हमारी मंदिर के एंट्रीम कमेटी बनी थी उसके तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये बार बार पूछा जा रहा था कि भाई मंदिर कहाँ है। डैट मीन्स कि मंदिर की तरफ से आप सिंगल वन मंदिर को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ठाकुर को रिप्रेजेंट कौन करेगा। कई सारे आदेशों में भी है कि सेवायत जो होते हैं वो सेवायत मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अपनी एक इंटरिम इलेक्शन करा, सारे गोस्वामियों ने मिल करके 4 लोगों को चयनित किया और उन 4 लोगों को ये अधिकार दिया कि मंदिर से संबंधित जो भी लिटिगेशन है उसके लिए आप जो है व्यवस्था करेंगे, आप लड़ेंगे, आप एफिडेविट लगाएंगे। उसके तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमने इस तरीके की व्यवस्था करी और एक आदेश पारित हो गया, जो कि हमारी एक एप्लीकेशन पर हुआ, जिसमें मंदिर मैनेजमेंट परमानेंट कमेटी मेंशन्ड है और उसके साथ में बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सब टाइड अप कर दी गई। उसके आदेश के बाद में, उसी आदेश के आलोक में, चूँकि हम लोग पेटिशनर थे तो हम लोगों को एक नोटिस दिया जाता है कि आप लोग आइए और जो एक प्रबंध कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी है इसमें आकर के अपने सुझाव दीजिए ताकि लोगों को चयनित किया जाए। आज इसी संपर्क में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर आकर के वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये मांग आप लोगों की भी थी कि आप लोगों को सुना जाए और जिस तरीके से आज ये बैठक की गई है, आपने कहा कि आपको बुलाया गया है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या विषय जो हैं आपके द्वारा रखे गए? और देखिए, मेन आज जो मुद्दा ये था कि एक तो फेस टू फेस मिलना, आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, और दूसरा मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए आपके सुझाव क्या हैं। ये सुझावों की बात चल रही थी। उन सुझावों में जितने भी लोग वहाँ पर थे उन लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई जिसके सवाल जवाब के आंसर्स दिए गए। मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा समय शायद मुझे ही मिला, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए। तो मैंने आग्रह किया माननीय से कि साहब हमसे एक एक करके प्रश्न पूछें और एक एक जवाब आप ले लें। जिसमें मंदिर के पीछे के हॉल का जिक्र हुआ, जिसमें हमने उनसे ये बताया कि मंदिर के पीछे का हॉल जो कि जीर्ण शीर्ण हालत था, 39 के सूट के तहत प्रबंध समिति को सारे अधिकार हैं मंदिर की संपत्तियों से संबंधित, मंदिर के फंड से लेकर के मंदिर की आंतरिक सेवा व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के मंदिर प्रीमिसेस के
वो सारे अधिकार प्रबंध समिति के पास में निहित हैं। उस अधिकारों का प्रयोग करके तत्कालीन प्रबंध कमेटी जो 2013 में थी, 2013 से 2016 के बीच की जो प्रबंध कमेटी थी, मंदिर में पीछे एक पुराना भू भंडार और पाठशाला थी, जिसमें कुछ जमीन जो है किसी ने हमको डोनेट करी हुई थी। वो पूरा एरिया था जिसमें कि हमने आम दर्शनार्थियों की सुविधार्थ के लिए ये व्यवस्था करी गई थी। इस जीर्ण शीट बिल्डिंग को तोड़ करके और एक हॉल बना दिया जाए, जिसमें हम पब्लिक को स्टोर करके और मुख्य हॉल से उसको जोड़ दिया जाए, जहां पर हम एक क्यू सिस्टम की व्यवस्था करें। इसके सारे प्रस्ताव हैं। 2016 में अनफॉर्चुनेटली जो है प्रबंध समिति नहीं बन पाई। सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब आ गए। हॉल का कार्य पेंडिंग था। चूंकि हॉल का कार्य पेंडिंग था तो उस समय वर्तमान एजे साहब से व्यक्तिगत तौर पर यहाँ के गोस्वामियों ने, क्योंकि वो मंदिर में आस्थावान थे, उनसे रिक्वेस्ट करके कि साहब हमारा ये हॉल जो है, क्योंकि ज़मीन अब खाली हो चुकी है, जो ज़मीन हमको दान में मिली थी वो हमको मिल चुकी है, यहाँ पर एक हॉल का निर्माण करा दिया जाए ताकि आने वाली पब्लिक जो है वो उस हॉल के माध्यम से मंदिर के अंदर तक दर्शन कर सके और उनको आपाधापी का व्यवस्था ना हो और इसमें क्यू सिस्टम कर दिया जाए। एजे साहब ने हमारी बात का वैल्यू रखते हुए एक आदेश दिया जिला जज साहब को। एक एप्लीकेशन मूव ऑन कराई गई। उसके लिए जो है जुडिशियल मैटर की एक जो है समिति बनी। उसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन, उस वहाँ के सीजीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एजे साहब और शायद जिले के भी कुछ एक अधिकारी, वो लोग सम्मिलित थे। उन्हीं लोगों ने मंदिर का पीछे के हॉल के लिए 7 करोड़ रुपए का ठेका दिया राजकीय निर्माण निगम को कि ये पूरा हॉल 2 मंजिल का बनेगा, सेंट्रलाइज एसी होगा, पूरा फुल फिनिश करके 7 करोड़ रुपए की लागत थी। मंदिर फंड से वो पैसा जाता है और वो कार्य शुरू हो जाता है। भाग्यवश कि राजकीय निर्माण निगम जो है वो ब्लैकलिस्टेड हो जाती है, कार्य वहीं रुक जाता है। उस रुकने का उत्तरदायित्व गोस्वामी परिकर का नहीं है। वो कार्य रुका, लेकिन उसके बाद किसी ने कोशिश ही नहीं करी, कोई जज साहब ने ना प्रशासन ने, कि उस हॉल में जो स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है उसको पूरा फिनिश कराया जाए। जब 2013 में प्रबंध कमेटी आई, 2016 में शायद बाद में जा करके इसके तहत 2-4 बार रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद वो पूरा का पूरा पैसा वापस आया है, जो बचा हुआ पैसा था स्ट्रक्चर के बाद में। और वो था, इस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए थे जिसको हमने उनको बता दिए, सारे जवाब दिए। मंदिर के प्रसाद की व्यवस्था, लाइन सिस्टम और मोबाइलों की बंदी को लेकर के, ड्रेस कोड को लेकर के, ये सारे सुझाव हमारी तरफ से दिए। कॉरिडोर जिस तरीके से बनने की, कॉरिडोर के संपर्क में कोई भी बात नहीं हुई। ये प्रबंध समिति सिर्फ मंदिर के गोस्वामियों के साथ आंतरिक मैनेजमेंट की बात कर रही थी और आंतरिक मैनेजमेंट हम लोग भी चाहते हैं कि ये व्यवस्थित हो, बशर्ते मंदिर के गोस्वामियों के साथ सहमति के साथ। गोस्वामी जी, कल जिस तरीके से हमने देखा कि खुद कमेटी वहाँ पहुँची थी और सख्त निर्देश भी दिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से हम वीडियोस में देख रहे हैं वहाँ सफाई को लेकर उन्होंने काफ़ी सारा उसमें चर्चा की और निर्देश भी दिए गए। इन सब चीज़ों पर क्या? देखिए, जहाँ तक सफाई की बात है तो सफाई के लिए मंदिर के अंदर एक एजेंसी जो है वो पेड एजेंसी को वर्क दिया हुआ है, जिसका भी व्यवस्था सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास में है। मंदिर की सिक्योरिटी भी एक पेड एजेंसी है जिसकी भी व्यवस्था सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास है। यदि अध्यक्ष जी को इन सब चीज़ों में नहीं, भाई 2016 से हमारे हाथ में किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है। हम उत्तरदायित्व तो नहीं दे सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिखित तौर पर, जो हमने समय समय पर करी हुई हैं। हमारी ही रिक्वेस्ट थी जिसमें कि उस समय जो श्रद्धालुओं के साथ में सुरक्षा गार्डों ने मारपीट करी, उसमें हमारी ही एप्लीकेशन थी जिसमें न्यायालय ने विचार करने के बाद में उस एजेंसी को हटा करके किसी दूसरी एजेंसी को चिन्हित किया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें न्यायालय के अंतर्गत में हैं और व्यवस्थाएं वही से सुचारू हैं। गोस्वामी मंदिर की आंतरिक व्यवस्था, यानी कि ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था, पोशाक की व्यवस्था, फूल बंगले की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को जो सेवा से व्यवस्थित है केवल वही देख पा रहे हैं। मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी चीज़ गोस्वामियों के हाथ में नहीं। अच्छा, एक चर्चा और चल रही थी शयन भोग और राजभोग के लिए जो लोग चुने जाने हैं, 4 लोग, क्या उन पर भी कोई बातचीत रही? नहीं, उसके लिए आज सबसे गेट टुगेदर हो गया है। अब चयन, जैसा ये हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि चयन उनको करना है और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब समाज की तरफ से 4 लोग पहले ही निर्धारित कर चुके हैं और जब समाज की तरफ से एक समाज है पूरा गोस्वामी परिवार, जिनको की व्यवस्थाएं देखनी है, जिनका एक रोल होगा, अगर उन्होंने 4 लोगों को चयनित करा है तो तरीके की बात ये होती है कि अगर आपको समाज के लिए कोई कार्य करना है तो चयनित व्यक्तियों के माध्यम से करा जाए। जैसे कि जो एक संविधान प्रक्रिया के तहत एक एमएलए का और एक एमएलसी का जो है चुनाव होता है और वो अपने जिले या अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति वही होता है। उसको वोट देने वाले व्यक्ति उससे जाकर के मिलते हैं और वही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक पहुंच रखता है। तो यही एक तरीका है। इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि हम लोग चयनित व्यक्ति हैं
और उन चयनित व्यक्तियों के साथ में समाज जुड़ा हुआ है। आज अगर हम समाज को कोई बात बताने की कोशिश करेंगे तो उनके समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी लोगों को ले लेते हैं जो ना तो प्रबंध समिति से कभी जुड़े रहे, ना उनको मैनेजमेंट का किसी तरीके का कोई अभ्यास है, ना उनको लिटिगेशंस का पता है, ना परंपराओं का कोई ज्ञान है, तो फिर आप व्यवस्था कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो रोज का विवाद हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा, कितनी संतोषजनक रही आज की ये मीटिंग? 50-50 रही 50-50 क्यों? बस, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिससे हम रिलेट करें, जैसे जो हमारे सुझाव दिए गए, जो अच्छे सुझाव थे उन्होंने नोट करे, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो हमको रिलेट नहीं कर पाई, तो उसके लिए हम इंतजार करें। जैसे कि चयन प्रक्रिया को लेकर के हम उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब चूंकि हम लोग एक एफिडेविट्स लेकर के आए थे, समाज की एफिडेविट से, आज मेरे समाज में 60 लोग हैं, मेरे पास 53 लोगों के एफिडेविट हैं, तो आपको वो एफिडेविट्स लेने चाहिए थे। एज ए न्यायाधीश अगर आपकी कोर्ट में कोई भी व्यक्ति आता है और कोई कागज देता है, तो पहला कर्तव्य, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, भाई उनके पास में बहुत लंबे समय का अनुभव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एफिडेविट आपके पास आता है, तो आपको एट लास्ट उसको कम से कम रिसीव्ड करना चाहिए। आप उस पर कुछ करें या ना करें, वो आपके सहमति है। हमें इस एफिडेविट्स को लेकर के कोई रिस्पॉन्स नहीं था।